हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक अप्रोच ऑफ लॉ, यानी कि लॉ को इस बार इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्ट करके समझना है। इकोनॉमिक्स क्या बोलती है? रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, डिजायर्स अनलिमिटेड हैं, तो हमें इस तरह से काम करना है कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हमारी अनलिमिटेड डिजायर्स सेटिस्फाई हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें लॉ क्या करेगा? लॉ करेगा ना, अब कॉन्ट्रैक्ट लॉ पकड़ लो। लॉ ये कोशिश करेगा कि इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बने कि मिनिमम कंफ्लिक्ट हो, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो, लोगों को लगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में जो बात हो रखी है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस वर्क, फलाना निकाना, वो ढंग से कर ले, नहीं करेगा तो पेनल्टी लगेगी। जब पेनल्टी का डर होगा, जेल का डर होगा, पनिशमेंट का डर होगा, तो वो आदमी खुद ही ठीक से काम करेगा, तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, सर्विसेज ठीक होंगी, चीटिंग कम होगी। कंज्यूमर लॉ को पकड़ लो, क्रिमिनल लॉ को पकड़ लो। आदमी को पता होगा बेटा चोरी करेगा कर ले, लेकिन जेल जाएगा तगड़ा, तो वो मतलब एक्चुअली अगर लॉ स्ट्रिक्ट होगा तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी कि बंदा गड़बड़ करेगा ही नहीं। प्रॉपर्टी लॉ है, सेल परचेज में लोग इतना धोखा करते हैं, मकान बनाने नहीं, लोगों से पैसे ले लेके बैठ जाते हैं। अगर लॉ स्ट्रिक्ट हो तो क्या होगा? प्रॉपर्टी भी एफिशिएंटली बनेगी, कंस्ट्रक्शन भी प्रॉपर होगी, सेल परचेज भी प्रॉपर होगी, और सेल परचेज प्रॉपर होगी, गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटीज भी प्रॉपर मिलेंगी, सब चीजें प्रॉपरली उसमें चलेंगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो चाहे किसी भी एंगल से देख लें, हम टॉर्ट लॉ देख लें, लोग अगर नेग्लिजेंस करेंगे, उनको पता होगा अगर हमने सोसाइटी के रिसोर्सेज वेस्ट किए, आपको याद होगा टॉर्ट लॉ में जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है उसके अंदर हमने बात की थी कि अगर आपने पब्लिक न्यूसेंस की आपके ऊपर फाइन लगेगा, तो अपने आप न्यूसेंस नहीं होगी। न्यूसेंस नहीं होगी तो जो लोग एफिशिएंटली, प्रॉपरली, सिस्टमैटिकली, पॉजिटिवली काम करना चाहते हैं वो काम करेंगे, तो उससे ओवरऑल कंट्री की प्रोडक्शन, सेल्स, जीडीपी सब ग्रो करेगी। तो कहीं ना कहीं रुपए पैसे के हिसाब से इकोनॉमिक एंगल से हमें समझना है लॉ को, यानी लॉ एक तरह से डेटरेंट होगा। डेटरेंट मतलब डंडा मारने वाला, रोकने वाला, जो रॉन्ग डूअर्स हैं, जो गलत कर रहे हैं, और ये एक तरह से मोटिवेटर होगा, इन्फ्लुएंसर होगा उनके लिए जो ठीक कर रहे हैं। दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इन ब्रीफ द इकोनॉमिक अप्रोच ऑफ लॉ। चलो, मैंने ब्रीफ में आपको पूरा समझा दिया, बस इतनी कहानी है। अब पढ़ते हैं इसको। ये कह रहा है इट एग्जामिन्स हाउ लीगल रूल्स अफेक्ट द इकोनॉमिक बिहेवियर। ये सबसे पहली लाइन उछली हमारी तरफ, यानी इकोनॉमिक अप्रोच ऑफ लॉ में अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन से लीगल रूल्स हैं जो कि इकोनॉमिक बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे। अफेक्ट का मतलब ये खराब करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। अब इकोनॉमिक बिहेवियर का क्या मतलब हो गया? चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कुछ ना कुछ डिसीजंस तो लेंगे ना, प्रोडक्शन के, कंजम्पशन के, रिसोर्सेज एलोकेशन के, टैक्स पेमेंट के, कुछ तो करेंगे, ट्रांजैक्शंस तो होंगी ना। तो ये हुआ टोटल इकोनॉमिक बिहेवियर, यानी मनी से रिलेटेड बिहेवियर, बिजनेस से रिलेटेड बिहेवियर, प्रैक्टिकल लाइफ में लेन देन, ट्रांजैक्शंस, अप डाउन, है ना, उनसे रिलेटेड बिहेवियर। ये हो गया इकोनॉमिक बिहेवियर। तो जो लॉ है वो एक तरह से एक एनफोर्समेंट एजेंसी हो गई कि भाई ढंग से कर ले, गड़बड़ करेगा तो सही नहीं होगा, तो उसकी वजह से सब कोई सब कुछ ठीक करेगा। जैसे मैंने ऐसा सुना है, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, बट मैंने ऐसा सुना है कि दुबई के अंदर लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं। अब लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं तो वहां पर गड़बड़ कोई इतनी जल्दी नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर हमने चेक बाउंस करवाया या कोई धोखाधड़ी की तो वी विल बी पनिश्ड। अब उसकी वजह से आप देखो दुबई कितना प्रोग्रेस कर गया इतने थोड़े से पीरियड में, क्योंकि वहां पर लॉज स्ट्रिक्ट हैं। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक अप्रोच ऑफ लॉ का एग्जाम्पल मैं एक दे सकता हूं दुबई को। मैं इंडिया का एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा क्योंकि यहाँ तो थोड़ा सा है, अभी भी लॉ को एनफोर्समेंट के एंगल से इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हमारा कानून तो बहुत अच्छा है बट एनफोर्समेंट उतनी अच्छी नहीं है, लोग डरते नहीं है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि हाउ द लीगल रूल्स अफेक्ट द इकोनॉमिक बिहेवियर। लोग अपने आप ही तमीज से काम करते हैं। और फिर हम बात करेंगे इकोनॉमिक एफिशिएंसी की, हाउ लॉ कैन बी यूज्ड टू अचीव द इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ये दूसरा पॉइंट उछल के आया। इकोनॉमिक एफिशिएंसी तो फिर वही हो गई, एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। ये फिर वो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज आ गई कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमें इस तरह से काम करना है कि मिनिमम वेस्ट हो, मैक्सिमम आउटपुट हो। वो जो जनरल इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज होती है वो इसके अंदर आ गई। तो अब आप समझ पा रहे हो, इकोनॉमिक अप्रोच ऑफ लॉ अल्टीमेटली हमें सही करने वालों को फाइनेंशियल फ्रीडम्स देनी है और गलत करने वालों को पनिशमेंट्स देनी है, फाइन्स लगाने, ताकि वो गलत करें ही ना। एम उन पर फाइन लगाना नहीं है, फाइन कमाना नहीं है,
एम ये है कि उनके ऊपर फाइन का डर होगा तो वो अपने आप रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे, अपने आप कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस की या एक टॉर्ट में जैसे होता है सिविल ऑब्लिगेशंस की, वो खुद ही उसका ध्यान रखेंगे और प्रॉपर उनका फाइनेंशियल बिहेवियर भी प्रॉपर होगा। दैट इज द पॉइंट। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ये डेवलप हुई यूनाइटेड स्टेट्स में ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। जब एग्जामिनर आपके मार्क्स देने के लिए सोचता है तो उसको इस तरह की चीजें चाहिए होते हैं कि भाई अब थोड़ा सा ये भी बता दो कहाँ से आई कब आई। तो अगर याद रख सको तो बहुत अच्छा है कि इकोनॉमिक अप्रोच जो है डेवलप हुई मेनली 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी का मतलब हो गया 1900 से 2000 के बीच का इरा, और ये भी मेनली आई यूनाइटेड स्टेट्स से। और इसमें इकोनॉमिक थ्योरीज थी और इकोनॉमिस्ट के नाम अगर याद रख सको तो ये हैं मेन पॉपुलर नेम्स, जिनमें को अगर आप याद रख सको तो बहुत अच्छा है। इनके नाम मैं आपको हिंदी में पढ़ दे रहा हूं। एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम, रोनाल्ड कोज, रिचर्ड पॉजनर एंड गुइडो कैलाब्रेसी। इसमें भी रिचर्ड पॉजनर, इनको मेन बोला गया है कि ये मेन है लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ लॉ। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स प्लस लॉ को, दोनों को कंबाइन करके। तो इन दोनों टॉपिक्स को कंबाइन करके जिस एक्सपर्ट ने, लीगल एक्सपर्ट ने सबसे ज्यादा यू कैन से काम किया वो है रिचर्ड पॉजनर। तो यानी अगर आप ये एक नाम ज्यादा अच्छे से याद रख सकें तो अच्छा होगा एग्जाम में लिखने के लिए। हम एक बार फिर से पहुंच गए मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है? आपको इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, economic analysis of law means applying in economic principles and methods to legal issues। यानी कि कैसे जो इकोनॉमिक्स के फंडे होते हैं, कॉस्ट रिडक्शन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इन सबको लॉ में कैसे कनेक्ट करोगे, है ना। इनका ये कहना है कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो लीगल रूल, लीगल इंस्टीट्यूशन से कैसे अफेक्ट होती है ना। हाउ इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्ड टू लीगल रूल्स and how legal institution affect economic activities, that is the point। यानी हम फाइनेंशियली जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इस चीज को स्टडी कर रहे हैं कि कानून इसमें किस तरह से हमें इन्फ्लुएंस करता है। अब खुद सोचो, अगर शेयर मार्केट के अंदर टैक्स एग्जेम्पशन आ जाए तो लोग शेयर मार्केट में ज्यादा डील करना शुरू कर देंगे। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई और आई कहां से इसमें डेवलपमेंट? इसमें डेवलपमेंट निकल के आई लीगल रूल से। लॉ है ना, टैक्सेशन भी तो लॉ है। तो कई बार किसी चीज पर टैक्स लग जाता है। अब आप देखो कि जैसे आपने शायद नाम नहीं सुना होगा, इकोनॉमिक जोन्स या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन्स, ऐसे जोन्स बनाए हैं सरकार ने कि वहां अगर आप इंडस्ट्री सेट करोगे तो मे बी 5 साल 10 साल तक आपको जीएसटी नहीं लगेगा या इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इस तरह की चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर सेक्टर या एक पर्टिकुलर रीजन को प्रमोट कर रही है एंड उसमें यूज कर रही है टैक्स लॉ को। तो इसका मतलब लॉ यानी टैक्स लॉ अफेक्ट कर रहा है ना हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस को कि हमें किस पर्टिकुलर। अब कई बार क्या होता है कि कोई बैकवर्ड एरिया है वहां पर अलाउ कर दिया टैक्स बेनिफिट, तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ये सोचेंगे चले यार फैक्ट्री वहीं लगा लेते हैं, अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो हमें टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। तो असर आया ना। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल की एक लॉ पर डिपेंड कर गई। तो ऐसे होता है, ठीक है ना। बेसिक assumptions ऑफ इकोनॉमिक अप्रोच की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है रैशनल बिहेवियर, कि सब समझदार हैं वही करेंगे जिसमें उनको फायदा होगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को कैलकुलेट करेंगे कि जो हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका टैक्सेशन के एंगल से एंड अदर एंगल से डिफरेंट रूल्स, सिर्फ टैक्सेशन ही ओनली रूल नहीं है, और भी रूल्स होते हैं। अब जैसे माना मैं एक इंडस्ट्री सेट कर रहा हूं, तो अब नए 2025 में लेबर कोड आ गया, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा ना कि अगर मैं इंडस्ट्री में लोगों को हायर कर रहा हूं तो मेरे ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, मुझे कितनी मिनिमम वेजेस देनी है, मुझे क्या मैटरनिटी बेनिफिट्स देने हैं, ये सारे रूल्स जो होते हैं जिसमें हमारा आउटगो होगा। अच्छा, इसके अलावा आपको पता होगा कि हर फैक्ट्री पर ईएसआई लगता है, राइट। ईएसआई आपको पता होगा डिस्पेंसरीज चलाती हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन कौन देगा? एम्प्लॉयर ही देगा। तो ये सब लॉ है। प्रोविडेंट फंड की पेमेंट जानी है, थोड़ा उसमें एम्प्लॉय से भी पैसा लेते हैं। तो आई जस्ट मीन टू से कि जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन खोल रहा है, तो उसको डिफरेंट लॉज, नॉट नेसेसरली टैक्सेशन लॉज, अब ये लेबर लॉज हो गया, ऐसे एक्सपोर्ट के भी लॉज होते हैं, उसमें किस तरह से आपको एक्सपोर्ट की परमिशन मिलेगी वो सब भी कानून है। अब अगर आप मान लेते हैं कोई होटल खोल रहे हैं तो उसमें अलग कानून एप्लीकेबल होगा सेफ्टी के हिसाब से एंड अदर थिंग्स, तो आप उन सब चीजों को स्टडी करोगे। तो दिस इज द कनेक्शन बिटवीन द लॉ एंड इकोनॉमिक्स।
तो रैशनल बिहेवियर प्रिजम्पशन है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगी और एफिशिएंसी। आप ये तो चाहोगे ना कि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, अब मैंने आपको क्या कहा, सपोज मुझे फैक्ट्री लगानी है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, तो मैं उसको कहाँ एलोकेट करूंगा, वहां करूंगा ना जहां मुझे लॉ के एंगल से मैक्सिमम बेनिफिट मिले, चाहे टैक्सेशन लॉ से मिले चाहे किसी भी लॉ से मिले, है ना। और ओवरऑल मेरा वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन एम होगा। देखो एग्जाम के अंदर तो आप यही लिखोगे, वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर और सोसाइटी वेलफेयर। वैसे तो देखा जाए तो इकोनॉमिक्स बिहेवियर के अंदर तो बिजनेसमैन अपना ही वेलफेयर सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज करेगा, लेकिन बिजनेसमैन को ये भी पता होता है कि बेटा अपना मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ या अपना बेनिफिट तो तुझे देखना है, लेकिन लॉन्ग रन तक अगर टिके रहना है तो तुम्हें कहीं ना कहीं जो तुम्हारे टीम मेंबर्स हैं यानी स्टाफ वेलफेयर और जिस समाज में तुम हो उसका वेलफेयर भी करना ही पड़ेगा। आप अगर निचोड़ लोगे अपने स्टाफ को या अपने कस्टमर को तो थोड़ी देर नहीं टिकोगे। तो कहीं ना कहीं लॉ को मद्देनजर रखते हुए हर कंपनी कोशिश यही करती है कि ओवरऑल वेलफेयर, ओवरऑल इंप्रूवमेंट हो, क्योंकि आज की तारीख में कंज्यूमर लॉज इतने स्ट्रिक्ट हो गए, अगर आप आउटडेटेड प्रोडक्ट दे दो या डुप्लीकेट दे दो या क्वालिटी कम हो चाहे सर्विस में या प्रोडक्ट में, तो तुरंत आप पकड़े जाते हो और दुनिया भर की आपकी बदनामी होती है और पेनल्टीज लगती हैं। तो कंपनियां खुद ही एफिशिएंट है। तो वो वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, अब यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी उनका एम होगा, लेकिन तब भी वो उस कांस्टेंट को दिमाग में रखेंगे कि जो कंज्यूमर लॉज हैं कहीं वो हमें अफेक्ट ना कर दे। इकोनॉमिक अप्रोच की अगर हम मेन फीचर्स की बात करें तो फोकस ऑन इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरह से ओवरऑल हम कॉस्ट कम करके चलेंगे, ओवरऑल हम कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज कर पाएंगे, दैट इज इकोनॉमिक एफिशिएंसी। और लॉ एक इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव सिस्टम है। बिल्कुल मैंने आपको पहले कहा, जो गलत कर रहा है उसके लिए डिसइंसेंटिव है और जो सही कर रहा है, जैसे एक्सपोर्ट्स अगर आप कंट्री में कर रहे हो, बैकवर्ड जोन्स में अगर आप काम कर रहे हो, मैक्सिमम लेबर एम्प्लॉय कर रहे हो, तो कई जगह बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये लॉ जो है वो इंसेंटिव एंड डिसइंसेंटिव दोनों क्रिएट करता है। कॉस्ट बेनिफिट, ये तो फिर रिपीट से ही हो रहा है, कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन एंड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये तो हो गया। अब हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में किस तरह से ये जूरिस्प्रूडेंस हेल्प करती है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ में लोगों को एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्फिडेंटली, क्योंकि आदमी को यही डर लगता है आज मैं एडवांस दे दूं पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, तो यहां पर लीगल रूल्स जो हैं वो ये इंश्योर करते हैं, जैसे इफ कोर्ट्स एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट्स प्रॉपर्ली बिजनेस कैन एंटर एग्रीमेंट्स विदाउट फियर ऑफ चीटिंग। बिजनेसमैन को पता होगा कि हाँ मैंने अगर एक कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे साथ चीटिंग नहीं होगी, मेरे को हेल्प मिल जाएगी। तो बंदा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ढंग से करेगा, और जितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जितनी ज्यादा बिजनेस डीलिंग्स होगी, कंट्री की जीडीपी भी बढ़ेगी, ओवरऑल कंट्री की, इंडिविजुअल की, ऑर्गेनाइजेशन की, सिटी की, स्टेट की, सबकी वेल्थ भी बढ़ेगी। देन एनकरेजेस द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। पता होगा ना कि अगर आप नहीं किया, अ पर्सन हु ब्रीचेस अ कॉन्ट्रैक्ट में हैव टू पे डैमेजेस, और पता लगा कि सच में डैमेज देने पड़ेंगे, डैमेज माने कंपेंसेशन, फाइन, पेनल्टी जो लगती है, तो वो अपने आप ही ठीक से काम करेगा। तो ऑब्वियसली इससे फिर अनसर्टेनिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। लोगों को पता होगा कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो सामने वाला फोर्स्ड है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इट एनकरेजेस द इन्वेस्टमेंट एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। आज पूरे वर्ल्ड के लोग इंडिया में धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मैं कहता हूं अगर लॉ को, एनफोर्समेंट को हमारी कंट्री स्ट्रांग कर दे तो इंडिया के पास इतना बड़ा लैंड रिसोर्स और जो पीपल रिसोर्स है उसके हिसाब से पूरा वर्ल्ड इंडिया में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और ज्यादा हमारी इंडिया की जीडीपी एंड हर चीज ग्रो कर सकती है। लेकिन थोड़ा सा लॉ एनफोर्समेंट और स्ट्रांग करने की जरूरत है। एनीवे, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टॉर्ट के एंगल से कि हाउ टॉर्ट जो है वो हेल्प करता है इकोनॉमिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के थ्रू। तो इकोनॉमिक ज्यूरिस्प्रूडेंस टॉर्ट लॉ को कैसे हेल्प कर रही है, वो ये कह रहा है कि भाई अगर एक आदमी नेग्लिजेंस करेगा, टॉर्ट लॉ मेक्स ए पर्सन लायबल फॉर द हार्म कॉज्ड बाय देयर नेग्लिजेंस। कुछ भी अगर आप सही से काम नहीं कर रहे, एज ए इंडिविजुअल, एज ए बिजनेसमैन, है ना, फैक्ट्री चला रहे हो, आपने एक्सीडेंट कर दिया, गाड़ी चला रहे हो, आपने एक्सीडेंट कर दिया और पता लगा आपको ही भरना पड़ रहा है। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल पे भी मैंने इंस्टाग्राम पर एक रील डाली थी एक दिन, आपने अगर देखी हो तो। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, यानी कोर्ट्स क्या कर रहे हैं, ये नियम बना रहे हैं कि जो भी एनवायरमेंट को पोल्यूट करेगा, जो भी एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट है, अगर आप हैजार्डियस
सब्सटेंसेस को अपनी फैक्ट्री में प्रोमाइसेस में लाके काम कर रहे हो, तो आपकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी है। तो जब पता होगा एब्सोल्यूट लायबिलिटी की अगर कुछ गड़बड़ हुई तो लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कंपेंसेशन देना पड़ सकता है, तो वो खुद ही कॉशियस होंगे और उससे वो लॉस डैमेज भी नहीं होगा और ओवरऑल प्रमोशन भी होगी। ऐसे हम बात करते हैं प्रॉपर्टी लॉ की। इसके बारे में मैंने शुरू में बोला था, अगर प्रॉपर्टी लॉ स्ट्रिक्ट होगा तो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नई इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में डेवलपमेंट होगी, सेल परचेज होगा, उससे गवर्नमेंट को भी स्टैंप ड्यूटी मिलेगी जो कि कंट्री की ग्रोथ में काम आएगी। सो इसमें प्रोडक्टिव यूज होगा, इंडिविजुअल्स के पास सिक्योर्ड ऑनरशिप होगी तो उससे वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, है ना। डिस्प्यूट्स कम होंगे ऑनरशिप पोजेशन के ऊपर, इससे भी स्टेबिलिटी आएगी। उनको पता होगा मैं जो प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ वो डिस्प्यूटेड नहीं है, इसका रियल ऑनर कौन है। इन सब चीजों से फायदा होगा। और ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस, सोल्ड, लीज्ड, मॉर्गेज, सब चीजें अगर प्रॉपर्ली हो, कोई बेईमानी ना हो। वैसे तो ये थ्योरी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बेईमानी ना हो, लेकिन फिर भी अगर लॉ स्ट्रिक्ट होगा तो जितना मिनिमम बेईमानी हो, मिनिमम ना के बराबर हो, उतना ही कंट्री ओवरऑल ग्रो करेगी। दैट इज द पॉइंट। और सिमिलरली क्रिमिनल लॉ में भी यही होता है। अगर आप क्राइम करोगे तो आपको पता चला सालों साल जेल में रहना पड़ेगा, फैक्ट्रियां लॉक हो जाएंगी, सील हो जाएंगी, है ना। तो आदमी को ये पता होगा कि यार इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन जो है इतना हाई है, चाहे मैं चोरी करूं किसी भी तरह की या कोई बेईमानी करूं, तो क्रिमिनल लॉ भी अगर स्ट्रिक्ट करके चलें तो इससे भी हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज काफी हद तक बचेंगे। आजकल लोग बहुत धोखाधड़ी कर देते हैं, लोन ले लेते हैं, वापस नहीं करते हैं। अगर ये सारे लॉ स्ट्रिक्ट हो जाए तो बैंक्स में भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो लोग और ज्यादा लोन दे पाएंगे फ्रीली। अभी इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं, लोन देने के भी इतने आराम से मिलता नहीं, क्योंकि उनका कसूर नहीं है। उनको लोन देने के बाद वो वापस उनको नहीं मिल पाता, पैसा वापस नहीं आता। तो ये सब चीजें अगर लॉ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए, क्रिमिनल लॉ, तो ओवरऑल इससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कंट्री की होगी। मेरिट्स की अगर हम बात करें तो ये एक प्रैक्टिकल मेथड है लीगल एनालिसिस का, इकोनॉमिक एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, रैशनल लॉ मेकिंग, लीगल पॉलिसीज को ये इवेल्युएट कर रहा है साइंटिफिकली, इन्फ्लुएंसेस मॉडर्न लेजिस्लेशन। ये सबसे अच्छा पॉइंट है इसके अंदर कि जो आज की तारीख में नए नए कानून आ रहे हैं वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि हाँ किस तरह से ऐसे किया जाए कि लोगों को वर्ल्ड लेवल पर, इंडियंस को भी, फॉरेनर्स को भी एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ इंडिया में अगर आप काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा या आपने कोई काम किया, प्रोडक्ट बनाया, सर्विस दी तो वो बेच जाएगी, ऐसा नहीं है। एंड देयर विल बी ओवरऑल एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भी कोई ना कोई थ्योरी में कमी तो होती है। एक तो इसने वेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान दे दिया, बाकी के टॉपिक्स छोड़ दिए, मोरालिटी, कस्टम्स। मैंने आपको पहले बोला था जो भी थ्योरी पढ़ोगे उसमें बाकी थ्योरी के पीछे, तो इसने सिर्फ वेल्थ के ऊपर ध्यान दिया। जस्टिस एंड फेयरनेस आपको याद होगा, ये सबसे पहले नेचुरल लॉ थ्योरी का पॉइंट था, उसको इग्नोर कर दिया तो क्रिटिसिज्म आ गया। मॉरल वैल्यूज, ये भी फर्स्ट थ्योरी का पार्ट था, उसको इग्नोर किया गया। ज्यादा एफिशिएंट रिसोर्सेज एंड मनी, वेल्थ इंक्रीमेंट के ऊपर ध्यान दिया गया। इनइक्वालिटी का कंसर्न तो आएगा, देखो जब हम पैसे की बात करते हैं, कुछ भी ओवरऑल ग्रोथ वगैरह, तो इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम तो खैर आ ही सकती है किसी भी थ्योरी में, क्योंकि इनइक्वालिटी आएगी। देखो कितना ही कानून बना लो, कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री के मालिक हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो थोड़ा बहुत तो लेबर के साथ एक्सप्लॉयटेशन या कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन होगी, कितना भी कर लो, तो उस चीज को ये थ्योरी बहुत खत्म नहीं कर पा रही। फिर रैशनल बिहेवियर की जो अजम्पशन थी वो भी अनरियलिस्टिक है, लोग समझदार तो होते नहीं, कई बार ऐसे कुछ भी डिसीजंस लेते हैं। फिर सोशल वेलफेयर को मेजर कैसे करोगे, मॉनेटरी टर्म्स में स्पेशली, बड़ा ही मुश्किल काम है। एंड लॉ इज मोर देन इकोनॉमिक्स, वो तो है ही। फिर ये लोग जस्टिस, राइट्स, मोरालिटी, मैंने आपको पहले बोला बाकी की चीजें की भी तो बात करेंगे ही करेंगे। सो इकोनॉमिक थ्योरी की क्रिटिसिज्म आप बेस्ड ऑन अदर थ्योरीज ही बना सकते हो, एक आध पॉइंट इसमें से लिख लो। बाकी जो बाकी की थ्योरीज ने एक्सप्लेन किया, अब इन्होंने सोशल का तो कोई कंसिडरेशन किया ही नहीं, कस्टम का कंसिडरेशन किया ही नहीं, लॉ ऑफ सॉवरन के बारे में भी ज्यादा कुछ बोला नहीं। इन्होंने मान के चला कि सॉवरन जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से ही कानून बनाएगा, इन्होंने मान लिया। वो सब चीजें, हर चीज मैं यहाँ नहीं लिख पाता हूँ, बट मैंने आपको जैसे कहा था हर थ्योरी में जो बाकी की थ्योरीज के पॉइंट्स उनको आप यूज करोगे तो बन जाएगी, वही क्रिटिसिज्म इसका भी बनता है। ठीक है जी, थैंक यू।